नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना पुरानी है, 2020 की है। राज्य है गुजरात, जिला है दाहोद। दाहोद जिले के नानी सारसी गांव की सीमा के पास 22 दिसंबर 2020 को एक 18-19 साल के लड़के की डेड बॉडी मिली। सिर पर, चेहरे पर और गर्दन पे तेज धारदार हथियार के निशान थे। चेहरा इसलिए पहचान में नहीं आ रहा था कि चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसमें आग लगाई गई थी और ऐसा लग रहा था कि मरने के तुरंत बाद ही आग लगाई गई, क्योंकि जहां जहां घाव के निशान थे सभी जगह से खून रिस रहा था, लेकिन चेहरा इतना खराब हो गया था कि उसकी पहचान होना मुश्किल थी। पुलिस ने गांव में मुनादी करवाई, आसपास के गांव में खबर भेजी कि ऐसे इस तरह से एक नौजवान लड़के की लाश नानी सारसी गांव की सीमा पर पड़ी हुई है। बहरहाल 2 दिन लगे, लेकिन शव की शिनाख्त हो गई। शव की शिनाख्त डबगरवाड़ इलाके के रहने वाले 19 वर्षीय जगदीश देवड़ा के रूप में हुई। शिनाख्त के बाद पुलिस के सामने यह समस्या थी कि किसने हत्या की, कैसे हत्या की। परिजनों को पता लगा, परिजन आए, उन्होंने अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा लिखवा दिया। थाने ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा भी लिख लिया। गांव का मामला था, बहुत ज्यादा सीसीटीवी या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं थे। पुलिस ने डिसाइड किया कि 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन पहले बाजार के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनकी जांच की जाए। गांव में भी एक दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस ने इन्हीं सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता लग गया कि 21 दिसंबर 2020 की रात इस व्यक्ति का कत्ल हुआ था, मर्डर हुआ था, हत्या हुई थी। पुलिस को ढूंढते ढूंढते एक सीसीटीवी में 2-3 दिन से लगातार 3 नाबालिग दिखने वाले या नाबालिग से 3 लड़कों की तस्वीरें मिली, वीडियो मिली। पुलिस ने इनको पहचानवाने की कोशिश की। घर वालों से भी पूछताछ की मृतक के कि आखिर आप लोगों को भी किसी पे शक हो, आप लोगों के जानकारी में कोई झगड़ा हो, आप लोगों की जानकारी में कोई पैसे का लेन देन हो। घर वालों ने बताया कि हाँ साहब, जगदीश इतनी कम उम्र में ब्याज पर पैसा देने का काम करता था, करने लगा था। उसके साथ 2-3 उसके दोस्त भी थे जो ब्याज के पैसों की वसूली के लिए उसका साथ दिया करते थे। पुलिस के लिए यह जानकारी थोड़ी जरूरी या थोड़ी इंपॉर्टेंट सी लगी।
पुलिस ने उसके घर में रखी डायरी से के पन्ने पलटने शुरू किए। जिन जिन लोगों को ये पैसा दिया गया था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं दिए गए थे, 10,000, 20,000, 25,000, उन सभी के नाम पुलिस ने नोट किए और किसके यहां इस तरह के नाबालिग बच्चे हैं उनकी तलाश शुरू की। इसी तलाश के दरमियान पुलिस को यह पता लगा कि नानी सारसी गांव के पास वाले गांव के एक लड़के को, नाबालिग लड़के को 20,000 रुपए जगदीश देवड़ा ने उधार दिए थे, ब्याज पर दिए थे, सूद पर दिए थे। पुलिस उसको ले आई, फिर सीसीटीवी फुटेज से मिलान किया। उन 3 में जो बार बार दिखाई दे रहे थे, उन 3 में एक वो नाबालिग लड़का भी था जिसकी उम्र 15 साल थी। माँ बाप बीमार थे और बात करके लड़के को ही वो पैसा या उधार का वो पैसा लेने के लिए भेजा था। माँ बाप ने बताया कि हाँ, 8 महीने पहले 20,000 रुपए उधार दिए गए थे, लेकिन पिछले 1 महीने से जगदीश देवड़ा और उसके साथी उधार का पैसा वापस देने के लिए दबाव बना रहे थे। वो बार बार घर पर आते थे, बार बार वो परेशान करते थे। उन्होंने ये भी सुझाव दिया, बूढ़े माँ बाप ने, उस नाबालिग को, कि तुम किसी और से थोड़ा उधार लेकर इसके ब्याज का पैसा किसी तरह पूरा कर दो। घरवालों ने बताया कि भी 10 दिन पहले उससे पूछा गया कि भाई ठीक है, तुम्हारा कितना हिसाब हुआ? 20,000 हमने तुमसे उधार पर लिए थे, ब्याज के पैसे लिए थे। उसने बताया कि अब तक हमारा 1,00,000 रुपए हो गया है। 8 महीने में ब्याज 80,000, मूलधन का 80,000। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। जो लोग गांव देहात के परिवेश के हैं, खासकर पिछड़े इलाकों के हैं, किसी भी राज्य के पिछड़े इलाकों के हैं, वहां आज भी सूदखोरी का काम होता है और साल दर साल, पुश्त दर पुश्त उधार लिए गए पैसों को चुकाने का काम उनकी संतानें, उनकी कई कई पुश्तें करती हैं। पुलिस ने उस नाबालिग लड़के से, जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस होते हैं उनके हिसाब से, पूछना शुरू की। उसने अपने साथ के 2 लड़कों का नाम और बताया जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे थे। सबसे बड़ा लड़का 17 वर्ष का, दूसरा 15 वर्ष का, तीसरा 14 वर्ष का। उसने बताया कि पैसों की जरूरत थी घर में, इलाज के लिए भी, और बाकी कुछ काम थे। मकान का एक हिस्सा जर्जर हो गया था, उसको बनवाना था। माँ बाप ने इनके घर ही भेजा। पहले इसके पिता भी यही काम करते थे, जगदीश देवड़ा के, लेकिन उनकी उम्र होने के बाद लड़के ने यह काम शुरू किया। फोन से बात हुई और बच्चे ने जाकर वहां से 20,000 रुपए उधार ले लिए। उसके बाद जब 6 महीने हो गए तो जगदीश देवड़ा ने ब्याज के पैसे मांगने के लिए दबाव बनाना शुरू किया। हर दूसरे तीसरे दिन 2-4 लड़कों को लेकर बूढ़े माँ बाप की बेइज्जती करने लगा। इससे परेशान होकर दिमाग लगाया उसने कि इसका क्या किया जाए। तो एक ही बात समझ में आई कि अगर इसे मार दिया जाए तो फिर ब्याज के पैसों का हिसाब नहीं हो पाएगा, हम ये पैसा देने से बच जाएंगे।
क्योंकि दूसरा कोई तरीका नहीं है जिससे हम बिना पैसे की अदायगी के, बिना कर्ज की अदायगी के हम ये कर्जा देने से बच जाएं, ये ब्याज देने से बच जाएं, ये उधार देने से बच जाएं, ये लोन देने से बच जाएं। उसने ये बताया कि वो जो अपराध के धारावाहिक हैं, सावधान इंडिया और सीआईडी, उसे देखने का बड़ा शौक था। एक दिन उसने बैठ के अपने दोनों दोस्तों को ये बताया कि हमको तरीका बताओ कैसे इसे अपने रास्ते से हटाया जाए। कुछ पैसों की लालच भी अपने उन दो दोस्तों को दे दी। तय हुआ कि फलां मामले में सीरियल में जो तरीका बताया गया था उससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। इस तरीके को एग्जीक्यूट करने के लिए ये तीनों जगदीश के पास गए और जगदीश से कहा कि देखो, तुम्हारा पैसा अदा करने के लिए हमने कुछ काम किया है और काम भी गलत था। जो माल मिला है उसे खेत में खोद के गाड़ दिया है। एक पेटी भी ले ली थी बाजार से, उसी में वो सोना भी है, उसमें कुछ चांदी भी है, लेकिन उसमें ताला एक बड़ा सा लग गया है। हम लोगों ने उसको तोड़ने की कोशिश की, कुछ आवाज हुई, डर के हम लोगों ने वापस आके उसे खेत में गाड़ दिया है। उसके लिए एक हथौड़े की जरूरत है। जगदीश से कहा कि अगर उसके पास कोई हथौड़ा हो तो शाम को और रात में उसे लेकर वहां आ जाए, तोड़ देंगे बॉक्स को, तुम्हारा जितने पैसे का ब्याज और उधार है, मूलधन है, वो तुम ले लेना, बाकी सब हम लोग बांट लेंगे। अपराध का ये आइडिया क्लिक कर गया। जगदीश ने पूछा किधर की बात है। उन तीनों ने उसी आसपास की लोकेशन बता दी और ये कहा कि घर से अगर फावड़ा लेके चलेंगे, रास्ते में किसी ने देख लिया तो लोगों को शक हो जाएगा। इसलिए तीनों ने छोटे छोटे जमीन खोदने के जैसे छोटी रॉड जो पैंट में आराम से छिपा सके, एक खुरपी और इसी के बहाने एक कटार तीनों ने ले ली और बता के ली कि देखो, तुम हथौड़ी ले आना, जमीन खोदने के लिए हम ये लोग ये सामान लेके चल रहे हैं। जगदीश कुछ ज्यादा ही लालची निकला। इन लोगों ने उसे वहां पर रात में 10 बजे पहुंचने के लिए कहा था। पर्पज ये था कि दिसंबर की रात है, 10 बजे से पहले ही कोहरा आ जाएगा तो आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होगी। जगदीश वहां जहां बताया गया था वहां पहुंच गया और करीब 1 घंटे तक उस खुदी हुई जगह की तलाश करने लगा। उसको लगा कि अगर हम खोद के पहले ही निकाल के ले जाते हैं तो इन तीनों को पता नहीं लगेगा और सारा माल हमारा हो जाएगा। बताए गए टाइम पे ठीक 10 बजे ये तीनों नाबालिग पहुंच गए। चूंकि फुसफुसा के बोलना था, जगदीश ने थोड़ी नाराजगी व्यक्त की कि भाई तुमने कहा था यहां है, मैं तब से इसको ढूंढ रहा हूं। तो इन लोगों ने कहा तुम आए क्यों, इतना पहले आने के पीछे क्या कारण है। सब बातें भूल के बहरहाल उन तीनों ने एक जगह पर खड़े होके खुरपी और जो रॉड थी उससे एक जगह की खुदाई करने लगे। दरअसल वो नाटक कर रहे थे। थोड़ा खोदने के बाद उन्होंने जगदीश से कहा कि थोड़ा इस तरफ भी खोद के देखो,
एक हाथ यानी करीब 1.5 फुट नीचे है। जैसे ही वो मिट्टी खोदने के लिए उस संदूक के चक्कर में नीचे झुका, वैसे ही पीछे से उसी की हथौड़ी से, उसके हथौड़े से जो वो ताला तोड़ने के लिए लाया था, जिसका बहाना बना के ये लोग उसके पास गए थे, उसी हथौड़े से सिर पर वार कर दिया। एक के बाद एक 3 वार किए। वार करने के बाद दो किशोरों ने उसके पैर पकड़े, क्योंकि उसको जो चोट लगी थी उससे उसकी जान नहीं गई थी और न ही वो बेहोश हुआ था। फिर कटारी से उसका गला काट दिया गया। जब वो मर गया तो ये अपने साथ कफ सिरप की छोटी छोटी शीशियों में पेट्रोल भी खरीद कर जेब में रख कर लाए थे। सभी के पास मिलाकर लगभग 1 लीटर से थोड़ा कम पेट्रोल था। सबने अपनी अपनी शीशियां खोली और उसके चेहरे पर पेट्रोल गिरा दिया, आग लगाकर वहां से भाग गए। मोडस ऑपरेंडी परफेक्ट थी, प्लानिंग फूल प्रूफ थी। काम हो गया था, न किसी ने देखा न किसी ने टोका, काम भी हो गया। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि 3 दिन से जो वो इलाके में एक साथ घूम रहे हैं और एक सीसीटीवी चौराहे पर की दुकान पर, एक गांव के भीतर की, उन दोनों में कई कई बार वो दिखे हैं। अंतिम बार भी वो वहां जाते हुए दिखे हैं, जिस समय लगभग कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता ठंड की वजह से। इसमें वो पकड़े गए। 3 के तीनों बाल अपचारियों को, बाल अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके और उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया। ट्रायल इसका अभी शुरू नहीं हो पाया है। 21 तारीख की ये घटना थी और 26 तारीख को ये पकड़े गए और पुलिस ने इसका खुलासा किया कि इस तरह से ये लोग, इन नाबालिग बच्चों ने ये अपराध किया है। आज की घटना देखिए, आज की घटना है तो भी भत्स। जिन लोगों ने किया है वो नाबालिग थे। बालिग नाबालिग की बात तो बाद में होगी। गंभीर अपराधी मानसिकता के लड़के थे। कोई भी 18 वर्ष पूरा 18 वर्ष का नहीं था। ये माना जाता है कि बच्चा जो है वो परिपक्व होता है 18 या 18 के बाद। लेकिन इस तरह के अपराधी कब परिपक्व हो गए, किस उम्र में परिपक्व हो गए, किस उम्र में ये आपराधिक मानसिकता को इन्होंने आत्मसात कर लिया, या किस उम्र में एक अपराधी इनके दिलो दिमाग पर हावी हो गया, ये किसी को नहीं पता। तो घटना तो ये थी, लेकिन घटना की जड़ में सूदखोर थे। सूदखोर का मतलब ऐसे लोग जो ब्याज पर पैसा देते हैं, जो सूद पर पैसा देते हैं, जो इंटरेस्ट पर पैसा देते हैं, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। देखिए, ये तब चलन में ज्यादा था, आज से कोई 25-30 साल पहले, जब ग्रामीण इलाकों में बैंक नहीं होते थे। ये तो बाद में गवर्नमेंट की पॉलिसी में आया कि हर जिले का एक लीड बैंक होगा जो ग्रामीण अंचल में ग्रामीण बैंक खोलेगा।
अब हमें नहीं लगता कि किसी इलाके में, किसी जिले में, ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण बैंक नहीं है। सभी जगह है, हर जिले में अलग अलग लीड बैंक है उसका, और अलग अलग नाम से ये ग्रामीण बैंक है। बैंक शहरों में हुआ करते थे, तब इन सूदखोरों की चांदी होती थी। गांव में किसी को बेटी के ब्याह के लिए पैसे की जरूरत है, किसी को किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, किसी को खेती के समय में खाद, बीज और पानी में पैसे की जरूरत है ताकि वो इन्वेस्ट करें और जब क्रॉप तैयार हो जाए तो इनका पैसा वापस कर दें। तो ये चांदी इनकी तब हुआ करती थी जब बैंकिंग सिस्टम का फैलाव इतना नहीं हुआ था। हर गांव में एक बड़ा सेठ साहूकार, एक इस तरह के सूदखोर ये हुआ करते थे। बहुत पैसा लेने वाले से या पैसा मांगने वाले से या उधार जिसको देना है, अगर वो इनके पास आए, बड़े प्यार से बात करते थे। मुंह से बिल्कुल रसगुल्ले की महक आती जब ये पैसा देते थे। ब्याज भी बता दिया करते थे। एक लाल रंग की बही खाता होती थी, कई फोल्ड करने के बाद, और होती लंबाई में थी। आजकल के रजिस्टर की तरह नहीं होती थी। वो लंबे पन्नों के उस बही खाते को 2-3 बार मोड़ा जाता था, फोल्ड करके रखते थे। उसमें वो डेट, टाइम सब लिख लिया जाता था और महीने महीने उसका हिसाब बैठ के वो जो सेठ होता था वो करता था। जब ब्याज मूलधन से ज्यादा हो जाए, यानी 10,000 रुपए जिसने उधार लिए हैं, जब उसका ब्याज 10,000 से ऊपर हो जाए तो इस सेठ के लठैत पहले तो उसको खबर कराते थे कि भाई सेठ से आके मिलिए, पैसा दीजिए। और अगर वो आने से आनाकानी करता था तो ये लठैत उसको वहां तक ले आते थे। मैं आपको याद दिलाऊं कि जो पुरानी फिल्में थी 60, 70 और 80 के दशक की, तो उसमें एक कलाकार हुआ करते थे, जीवन। अगर नौजवानों को तो हमें नहीं लगता कि उन्होंने जीवन की फिल्में देखी होंगी, लेकिन पुरानी पीढ़ी सब जीवन को जानते हैं। 60 के दशक में या 50 के दशक में जितनी बॉलीवुड की हिंदी फिल्में बनी थी, सब में नारद का रोल यही जीवन करते थे। तकरीबन 30-40 फिल्मों में, मतलब ऐसा लगता था जैसे नारद का रोल तो जीवन के नाम ही लिखा हुआ था। और दूसरा उनका जो सबसे फेवरेट कैरेक्टर था, जिसको दर्शक पसंद करते थे, जिसके लिए जीवन जाने जाते थे, वो इसी तरह के सेठ साहूकार का था कि पैसा देने के बाद वो कैसे उत्पीड़न करता था। भाई तुम्हारे मकान की कीमत जितनी है, ब्याज उससे ज्यादा हो गया है, कल कागज लेके आ जाना। तुम्हारी फला जगह 5 बीघे जमीन है, उसके कागज लेके आ जाना। और जीवन की फिल्मों में, जीवन जिस फिल्म में काम करते थे उसमें एक बात और थी, अगर वो सेठ साहूकार बना है और पैसा लेने वाली कोई महिला है या अभिनेत्री है उस फिल्म की, उसके साथ जो जीवन का व्यवहार है फिल्मों में, पैसा वसूलने के लिए, पैसा लेने के लिए, वो बहुत ही खराब दर्शाया गया है। मुझे एग्जैक्ट फिल्म का नाम याद नहीं है, लेकिन कम से कम 2 फिल्में ऐसी हैं जिसमें जीवन ये साहूकार बना है। जमीन पर बैठकर सामने एक डेस्क लगी हुई, चश्मा लगाए हुए, टोपी लगाए हुए, कलम से वो बड़ी बड़ी बही खाते का हिसाब किताब, और फिर तिरछी नजरों से उस महिला को देखना और उससे खराब और गंदे सवाल करना। पुराने लोगों को, जिनकी उम्र इस समय 60-65 के आसपास होगी, उन्हें
कभी न भूलने वाला ये किरदार है जीवन का। और असलियत में ऐसे जीवन आज भी गांव घर में मौजूद हैं। फागुन, नया दौर, 9-2-11, एक ही रास्ता, ये जीवन की मशहूर फिल्में थीं। करीब करीब 60 फिल्मों में उसने काम किया है। 2-1 को छोड़ के सब में विलेन का रोल, कॉमेडियन या विलेन कह लें आप, उसका रोल किया है। कलाकार बहुत गजब का था। नाम इनका कुछ और था। जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे ये। इनके बेटे किरण कुमार हैं, मशहूर एक्टर हैं किरण कुमार, वो इनके बेटे हैं। लेकिन ये तो रही उस जमाने और बॉलीवुड की फिल्मों की बात। लेकिन आज की घटना में, आज के जमाने में, आज के सूदखोर ने 20,000 रुपए को 8 महीने में 1 लाख कर दिया। मतलब अंधेर है। बैंक से आप लोन लीजिए तो वो 11%, 12%, 13%, प्राइवेट बैंक से लीजिए थोड़ा ज्यादा, और इनसे लीजिए तो 25% से 30%। लोगों को ये लगता है कि साहब ये गांव घर का है, कई पुश्तों से हमको भी जानता है, हम इसको भी जानते हैं, 4 दिन में नहीं होगा, 6 दिन में पैसा अदा कर देंगे। लेकिन इनसे निष्ठुर, इनसे निर्मम और इनसे, जिसको वो कहते हैं कि असंवेदनशील, गांव में कोई व्यक्ति नहीं होता था। और नाबालिगों ने तो आज की घटना में हद कर दी, सारी सीमाएं तोड़ दी। सारे नाबालिग, सारे अभियुक्त नाबालिग। सावधान इंडिया और सीआईडी देखकर इन लोगों ने एक आइडिया लेकर अपनी उम्र से 3-4 साल बड़ी उम्र के लड़के को ही उसकी हत्या इसलिए कर दी कि उन्हें ये उधार लिया हुआ पैसा वापस न करना पड़े। उत्तर प्रदेश में इसका एक कानून भी है, उत्तर प्रदेश साहूकारी अधिनियम 1976 का है। मैं बहुत बाद में नौकरी में आया, लेकिन मुझे बहुत बार सरकारों ने अभियान चलाया। मुझे ध्यान है कि एक मेरे डीजीपी थे जावेद अहमद साहब, जब मैं लखनऊ में एसएसपी था, तो साहूकारों के उत्पीड़न से कुछ आत्महत्याएं हो गई। जब घटना होती है तभी पुलिस और सरकार का ध्यान इस तरह की घटनाओं पर जाता है। जब ये आत्महत्याएं हो गई तो फिर साहूकारी अधिनियम की याद आई। सर्कुलर हुआ पूरे प्रदेश में कि ये इलीगल ट्रांजैक्शन करते हैं, चेक किया जाए किसके पास लाइसेंस है साहूकारी का, किसके पास नहीं। बहुत लिमिटेड लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से इशू हुआ करते थे, तो बिल्कुल बंद हो गए। ये चेक किया जाए, वो चेक किया जाए, लेकिन मैंने कभी इसका कोई असर सोसाइटी पर नहीं देखा। बहुत हुआ, पुलिस गई, इनके रजिस्टर ले आई, और फिर कोई भी आदमी इनके खिलाफ एफआईआर लिखाने को तैयार नहीं हुआ। कहीं कहीं पुलिस ने इसी साहूकारी अधिनियम में अपनी तरफ से कोई मुकदमा लिख दिया, लेकिन उनका भी हश्र कोर्ट में जाके वही हुआ जो होता है। बहरहाल ये बहुत प्रभावी कानून नहीं है। इसके साथ मिला जुला के दूसरी चीजें जोड़ के कि साहब वो पिस्टल लेके आए थे, रिवॉल्वर लेके आए थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। आईपीसी के सब्सटेंटिव जो सेक्शंस हैं वो लगा के भले आप कुछ थोड़ा बहुत इसमें काम कर सकें, लेकिन वास्तव में शिकायत करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इनके उत्पीड़न से आत्महत्याएं पूरे देश में हुई हैं। कर्ज से डूबा हुआ आदमी जब वो एक एक करके वो सूदखोर कभी मकान लिखाएगा, कभी दुकान लिखाएगा, कभी जमीन लिखाएगा, तो आगे का रास्ता बिल्कुल बंद देख के घर का वो मालिक आत्महत्या कर लेता है। लेकिन इनके ऊपर
कभी कोई असर नहीं पड़ता। आज के इन बाल अपराधियों के बारे में ये कहूँगा कि जिस बच्चे को 14, 15 और 16 साल की उम्र में ये क्राइम के सीरियल सावधान इंडिया और सीआईडी ये देखने की लत अगर लग गई है तो उन पर सतर्क दृष्टि रखें, वरना ऐसी घटनाएं होने में कतई देर नहीं लगेगी। इतनी कम उम्र में, 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में किसी के भीतर इतनी घनघोर आपराधिक मानसिकता आ जाए, ये समाज के लिए अच्छा ट्रेंड नहीं है। हमारी आदत है दोष देने की कि साहब ये सीरियल्स का, टीवी का रेगुलेशन होना चाहिए, तरीका बताया जाता है। ये सब गलत बातें हैं, ये फालतू बातें हैं। देखने को तो करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन सब तरीका निकाल कर अपराध नहीं करते। हमें ही इन पर ध्यान देना होगा। हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे आसपास अगर किसी बच्चे को इस तरह की कम उम्र में उसका फेवरेट हो जाए, अगर इस तरह के सीरियल्स, इस तरह के जो भी और प्रोग्राम्स हैं, तो उस पर दृष्टि जरूर रखें परिवार के लोग। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।